वाह वाह बहू, क्या चाय बनाई है। लाओ जरा नमकीन भी लाना। हाँ भाभी, एकदम मसालेदार कड़क चाय है, मजा आ गया। धन्यवाद। अच्छा सुनिए ना, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ बहू, क्या बात है। गुड्डू अब 5 साल का हो गया है माँ जी, हमें उसे स्कूल भेजना चाहिए। हाँ भाभी, ये तो आपने सही कहा, अब गुड्डू को स्कूल भेजना ही चाहिए। क्यों गुड्डू बेटा, स्कूल जाएगा ना? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वहाँ टीचर मारती है। मैं घर पर रहूंगा और चाय पीऊंगा। चुप कर गुड्डू, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। और ऐसे काम ही मत करना कि टीचर तुझे मारे। चलो अभी बाहर जाओ, बाहर जाकर खेलो। प्रीति के कहने पर गुड्डू बाहर खेलने चला जाता है। उसके जाते ही प्रीति का पति मोहन वहां आता है और कहता है, मैंने तुम्हारी बात सुनी प्रीति, और क्या तो तुम सही रही हो। अब देर नहीं करनी चाहिए। अब मैं यहीं घर के सामने वाले स्कूल में गुड्डू का दाखिला करा देना चाहिए। ये सुनकर देवर पिंटू कहता है, हाँ भैया, एकदम सही कहा। हम दोनों भी तो उसी स्कूल में पढ़े, पास का पास, और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस स्कूल में गुड्डू को भेजने के फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, बस गुड्डू स्कूल जाना चाहिए। सारे मिलकर ये फैसला कर लेते हैं कि अब गुड्डू को घर के सामने वाले स्कूल में ही भेजेंगे। अगले दिन ही पिंटू और मोहन जाकर गुड्डू का एडमिशन करा देते हैं। उधर प्रीति गुड्डू की स्कूल ड्रेस लाकर उसे तैयार कर देती है। चलो गुड्डू, ये ड्रेस पहन लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने आऊंगी। लेकिन स्कूल का नाम सुनकर गुड्डू इधर उधर भागने लगता है। नहीं नहीं नहीं, स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। लेकिन प्रीति तो गुस्से में गुड्डू को पकड़कर बिठा देती है और उसे स्कूल के लिए तैयार कर देती है। चलो हो गया तैयार, चलो जाओ अब। नाटक किए ना तो बहुत पीटूंगी, समझा? गुड्डू डरा सहमा सा खड़ा था। तभी वहां मोहन आता है। चलो गुड्डू, तैयार हो गया, स्कूल छोड़ाता हूँ। मोहन रोते हुए गुड्डू को ले जाता है और उसकी क्लास में बिठा देता है। वहां कई सारे बच्चे बैठे थे। तभी एक टकलू टीचर वहां आते हैं, जो ये बात जानते थे कि गुड्डू का घर सामने ही था। अब तक कहाँ थे गुड्डू? घर में ही था मास्टर जी। अच्छा, गणित की किताब लाया कि नहीं? वो मैं भूल गया। तो मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जल्दी से घर जाकर लेकर आ। गुड्डू उठता है और जल्दी से घर भाग जाता है। उसे घर पर देखकर सास कहती है, अरे गुड्डू, इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? हाँ गुड्डू, क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे छुट्टी होगी? अभी अभी तो तुझे स्कूल भेजा था। वो तुमने गणित की किताब नहीं दी, मास्टर जी ने कहा घर से लेकर आओ। अच्छा ठीक है, जा मैं देती हूँ। प्रीति अपना सब काम छोड़कर गुड्डू की किताब लाकर उसे देती है और उसे फिर से स्कूल छोड़ आती है। अब घर मत लौटना, समझे? स्कूल खत्म होने के बाद ही आना। इतना कहकर प्रीति घर आ जाती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। वहां टीचर जी देखते हैं कि गुड्डू किताब तो ले आया था, मगर अपनी पेंसिल फिर से घर पर भूल गया था। क्यों गुड्डू, किताब लाया, पेंसिल भूल गया? लंच लाना भी भूल गया क्या? नहीं, लंच में मम्मी ने पकौड़े दिए थे, वो कैसे भूल जाता? अच्छा, अरे वाह, ला पकौड़े वाला टिफिन मुझे दे और भाग कर घर से पेंसिल लेकर आ। चल जा, भाग। एक बार फिर से गुड्डू घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ छत पर गीले कपड़े फैला रही थी। ओफो गुड्डू, तो फिर से आ गया, क्या हुआ? मम्मा पेंसिल। ओफो, तो किसी की मांग लेता है, घर तक आने की क्या जरूरत थी? हद है, तू भी ना बस मेरा काम बढ़ा रहा है। प्रीति को फिर से अपना काम छोड़कर गुड्डू के साथ जाना पड़ता है। इस सब चक्कर में प्रीति के सारे काम देर से खत्म होते हैं और उसे आराम करने का जरा भी वक्त नहीं मिलता। रात में वो थक कर लेट जाती है। ओफो, 11 बज गए, अब जाकर सब काम से छुट्टी मिली। आज का दिन तो बहुत थकाने वाला था। प्रीति को लगा कि ये सिर्फ एक दिन की बात थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सामने स्कूल होने की वजह से अब ये हर दिन का हो गया था। अक्सर गुड्डू कुछ न कुछ ले जाना भूल जाता और प्रीति को सब काम छोड़कर उसको देखना पड़ता। एक दिन तो हद ही हो जाती है जब, अरे आप क्यों आए रहे गुड्डू? अभी अभी तो तू अपनी रबड़ लेकर गया था, उसे ढूंढने में मुझे पूरे कमरे की सफाई करनी पड़ी थी। मम्मी, वो मुझे क्लास में बहुत जोर की छींक आई, मेरी नाक बहने लगी, तो सब बच्चे और मास्टर जी मुझे देखकर हंसने लगे। मैं आपसे ये नाक पूछवाने आया हूँ। ये सुनकर प्रीति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या? तो खुद से नाक नहीं पूछ सकता? मैं तेरा क्या क्या काम करूं गुड्डू? ये सामने स्कूल होने की वजह से मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तू खुद कुछ करना नहीं चाहता? इतनी लापरवाही से कैसे काम चलेगा? मैं आज ही सबसे बात करती हूँ, अब बस बहुत हो गया। प्रीति गुस्से में गुड्डू को साफ करके फिर से स्कूल भेज देती है और शाम को सभी घर वालों को एक साथ बिठाती है। क्या हुआ बहू, तुझे हम सबसे क्या बात करनी है? प्रीति जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है ऑफिस का। तुम तो वैसे भी घर पर खाली रहती हो, मैं बिजी हूँ भाई, जल्दी बोलो। मोहन तो मजाक कर रहा था, लेकिन जब वो देखता है ये सुनकर प्रीति की आंखें गुस्से से लाल हो गई है तो वो चुप हो जाता है।
आप 1-2 दिन घर पे बैठ के आराम कर लीजिए ना, सब समझ में आ जाएगा। भाभी छोड़िए ना, भैया मजाक कर रहे थे, आप छोड़िए। ये बताइए आपने हम सबको क्यों बुलाया? गुड्डू का स्कूल सामने होने की वजह से मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो दिन में कम से कम 10 बार वापस लौट कर आता है और इससे मेरा काम 2 गुना बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से हमें उसे कहीं दूर के स्कूल में डालना चाहिए, फिर वो बार बार घर पर लौट कर नहीं आएगा। बहू तुम सही कह रही हो, मगर हमें नहीं लगता कि गुड्डू को यहाँ सामने भेजने में इतने भी कोई दिक्कत है। हम सबको तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर माँ जी परेशानी तो मुझे होती है ना, मेरे काम रात में 11-11 बजे तक खत्म नहीं होते। भाभी सही कह रही है, मैंने भी उन्हें देर रात तक काम करते हुए देखा है। ऐसा तो सच में वो बहुत थक जाती होंगी। हम सब तो जल्दी सो जाते हैं, मगर वो इतनी देर रात तक जगकर काम करती हैं। और भाभी ये भी तो सोचिए, ये सामने वाला स्कूल अगर हटा दिया जाए तो बाकी स्कूल कितने दूर दूर है। सब कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर है। पिंटू ने सही कहा प्रीति। और तुम ये भी तो सोचो, गुड्डू अभी छोटा है। अगर हम उसे कहीं दूर स्कूल में भेजेंगे तो उसे लेने छोड़ने भी तो आना जाना पड़ेगा। अगर गुड्डू थोड़ा बड़ा होता तो हम उसे भेज भी देते। यहाँ सामने ही है, तो अगर कभी गुड्डू की तबीयत खराब हुई तो हम तुरंत उसे देख सकते हैं। ये सब सुनकर प्रीति शांत हो जाती है। बहू तू देख ना, एक तरह से स्कूल बगल में होने के फायदे भी तो तमाम है। जैसे कि हम हर वक्त सुकून से रहते हैं कि गुड्डू ज्यादा दूर नहीं है। कभी कभी सवेरे नाश्ता देर से बनता है तो गुड्डू स्कूल चला जाता है और हम पीछे से उसे लंच दे आते हैं। और तो और गुड्डू को सवेरे बहुत जल्दी भी नहीं उठना पड़ता स्कूल जाने के लिए, क्योंकि स्कूल बगल में। हाँ भाभी, और कुछ दिनों बाद तो उसे छोड़ने भी नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने आप जा सकता है क्योंकि स्कूल पास में ही है। ये तो सच है कि पास में स्कूल होने के फायदे बहुत है। वैसे आपकी बात तो सही है, मगर दूसरी समस्या का क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ गुड्डू को देखने में। इस तरह से तो मैं पागल हो जाऊंगी। लेकिन फिर से मोहन प्रीति को शांत कराते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो प्रीति, अब स्कूल से एक रात पहले मैं खुद गुड्डू का बैग देखूंगा और चेक करूंगा ताकि कोई सामान छूटे ना। और हाँ, मैं जाकर उसके टीचर से भी बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि स्कूल के टाइम पर वो गुड्डू को बिल्कुल भी घर ना भेजे, वरना मैं उनकी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगा। हाँ ये सही रहेगा। आप कल ही उनसे बात करिएगा और गुड्डू का बैग देखने वाली बात भी भूलिएगा मत। हाँ भाई, नहीं भूलूंगा, पक्का वादा करता हूँ। और भाभी आप चिंता मत करिए, अब से मैं भी आपकी घर के कामों में मदद करूंगी। इससे आपका थोड़ा बहुत काम तो कम हो ही जाएगा। सच में शुक्रिया, इससे मुझे वाकई में बहुत मदद मिलेगी। अब जाकर मेरी चिंता कुछ कम हुई। चलो फिर हो गया फैसला। अब सब चाय पीते हैं और पकौड़े खाते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पूरा परिवार साथ बैठकर चाय पकौड़े का आनंद उठाता है और उस दिन के बाद से गुड्डू स्कूल के बीच में कभी घर नहीं आता। ऐसा करने से प्रीति की भी सारी समस्या हल हो जाती है और स्कूल के पास ससुराल सबको भा जाता है। बिना प्याज किसी सब्जी में स्वाद नहीं आता। क्यों? सही कहा ना। पर अगर वही प्याज सब्जी में ज्यादा हो जाए, फिर ज्यादा प्याज से हमारी सब्जी भी ज्यादा स्वादिष्ट नहीं लगती। पर हमारी नेहा का तो हाल ही कुछ और था। आइए देखते हैं। माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि प्याज खत्म हो गए, फिर भी आप मार्केट से प्याज लेकर नहीं आई। अरे बहू, अभी 2 दिन पहले ही तो मैं मार्केट से प्याज लेकर आई थी, फिर इतनी जल्दी प्याज कैसे खत्म हो गए? माँ जी, प्याज के बिना कोई सब्जी बन ही नहीं पाती। और भूली मत, रात में शाही पनीर बना था, बिना प्याज के तो पनीर की सब्जी बन नहीं सकती थी। बहू तेरा दिमाग तो सही है, भला 5 किलो प्याज 2 दिन में कैसे खत्म हो सकते हैं? अरे कितने प्याज तूने डाल दिए सब्जी में जो प्याज ही खत्म हो गए। हट, मैं देखूं घर में प्याज है कि नहीं। इतना बोलकर तारा खुद रसोई में प्याज देखने लगती है, पर उसे 5 किलो प्याज में से सिर्फ 5 प्याज मिलते हैं। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नेहा बहू, तू सब्जी में प्याज डालती है या प्याज में सब्जी? 5 किलो प्याज में सिर्फ ये 5 प्याज बचे हैं। माँ जी, अब क्या कर सकते हैं, बिना प्याज की सब्जी में स्वाद ही नहीं आता। और आपको भी तो प्याज की सब्जी खानी होती है। अब जल्दी से मार्केट से प्याज ले आइए, खाना बनाना है मुझे। बहू, आज के लिए ये 5 प्याज बहुत है। तू 5 प्याज सब्जी में डाल दे, कल शाम को सब्जी लेने जाऊंगी तो प्याज भी ले आऊंगी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे बस की नहीं है मार्केट जाना। इतना बोलकर तारा वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की ये बात सुनकर नेहा का मुंह बन जाता है और वो खाना ना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति को फ़ोन लगाती है। तभी उसके कानों में सब्जी वाले की आवाज़ आती है जो प्याज बेच रहा था। ताजा ताजा प्याज ले लो, 50 के 3 किलो। पूरी मार्केट में इससे सस्ता प्याज नहीं मिलेगा। आओ आओ, लूट लो। अरे, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब अरुण जी को क्या ही परेशान करूं, जब गली में इतने सस्ते प्याज बेचने वाला आ जाता है।
एक काम करती हूँ, उसी से ले लेती हूँ 100 रुपये की प्याज। इतना बोलकर नेहा अपना पर्स लेकर बाहर प्याज लेने के लिए चली जाती है और प्याज खरीदने लगती है। तारा अपनी बहू को प्याज लेता देखकर भी कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब नेहा के पास 100 के छुट्टे नहीं थे तो वो 500 रुपये के सिर्फ प्याज खरीद लेती है और पूरे घर में प्याज ही प्याज नज़र आते हैं। ये सही किया मैंने, 500 रुपये के प्याज ले लिए, अब 3-4 दिन की छुट्टी, वरना माँ जी इतनी कंजूस है कि उनका बस चले तो वो मुझे प्याज देखने भी ना दे। अब नेहा कुछ प्याज रसोई में रख देती है, कुछ प्याज हॉल की ड्रॉअर में, और हर जगह प्याज रखने के बाद भी जब कुछ प्याज बच जाते हैं तो वो अपने कमरे में रख लेती है। जब शाम को पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए बैठता है तो वो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर प्लेट में कई सारे प्याज कटे हुए हैं। ये देखकर अरुण कहता है, अरे ये क्या है, आज इतने दिनों बाद खाने में सलाद और सलाद के नाम पर सिर्फ प्याज। हाँ अरुण जी, वो इसलिए क्योंकि आज गली में ना बहुत ही सस्ता प्याज बेचने वाला आया था। माँ जी तो मार्केट गई नहीं थी तो मैंने उससे ना 500 रुपये के प्याज खरीद लिए, वो भी 18 किलो। क्या 500 रुपए के 18 किलो प्याज? नेहा, तुमने ये प्याज घर के लिए खरीदे है या बेचने के लिए? अरे आप जानती ही नहीं कुछ। पता है उसने कितने प्याज दिए? वो तो मुझे 15 किलो दे रहा था, 3 किलो तो मैंने उससे ज़बरदस्ती लिए। आखिर 500 रुपये के जो मैंने उससे प्याज खरीदे थे। तभी मैं कहूँ पूरे घर में प्याज प्याज की बदबू क्यों आ रही है। अरे बहू, मेरे कमरे को तो छोड़ देती। खैर, अब प्याज की बातें छोड़ो और खाने पर ध्यान दो, क्योंकि अब ये प्याज महीने भर ख़त्म नहीं होने वाले। तारा और अरुण दोनों ही नेहा को समझाने की कोशिश करते हैं, पर नेहा तो अपने घर वालों की बात सुनकर ही मुंह बना लेती है। अब जब अरुण और तारा सब्ज़ी खाते हैं तो सब्ज़ी में भी खाली प्याज होता है, जिस वजह से वो दोनों खाना भी नहीं खा पाते। यार नेहा, ये तुमने क्या बना रखा है? प्याज की चटनी, प्याज की सब्जी, प्याज का परोठा, इतना प्याज कौन खाता है? अरे मैं खाती हूँ, और सबसे सस्ती सब्जी अभी प्याज ही है, और प्याज खाना अच्छा ही होता है। अब मुँह मत बनाओ। बेटा छोड़ दे, इससे कुछ कहना ही बेकार है। जो लड़की 5 किलो प्याज 2 दिन में ख़त्म कर सकती है, वो 18 किलो प्याज भी 8 दिन में ख़त्म कर लेगी। अब अरुण और तारा आधा अधूरा खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, पर नेहा प्याज को बड़ी ही मौज के साथ खाती है और थोड़ी देर बाद घर के सारे काम करके सोने के लिए जाती है। ज़्यादा प्याज खाने की वजह से नेहा के मुंह से प्याज की स्मेल आ रही थी। अब जब भी नेहा अरुण से बात करती तो अरुण उससे दूर हो जाता। अरुण जी, आपको मुझसे मन भर गया है क्या? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, मैं आपके पास आने की कोशिश करती हूँ तो आप मुझसे दूर भाग जाते हैं। आपका मुझसे बात करने का मन नहीं करता क्या? नेहा, मेरा बहुत मन करता है तुम्हारे साथ बैठने का, बातें करने का, पर तुम इतना प्याज खाती हो कि तुम्हारे मुंह से खाली प्याज की गंध आती है। बस यही वजह है कि कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं रहना चाहता। अब इतना बोलकर अरुण वहाँ से चला जाता है, पर नेहा को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा प्याज खाने की वजह से उसके शरीर और मुंह से इतनी ज़्यादा प्याज की महक आने लगती है कि सब अब उससे बात करना ही बंद कर देते हैं। पर नेहा की ये हरकतों पर कोई असर नहीं पड़ता। अब भी वो पहले की तरह हर समय प्याज खाती और खाने में प्याज ही डालती, जिस वजह से अब तारा और अरुण उसके हाथ का खाना भी नहीं खाते और नेहा अपने लिए अकेले ही खाना बनाती और खाती। नेहा की इन हरकतों से तारा बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन घर में किसी बाबा को बुलाती है। बाबा, यही मेरी बहू है जिसकी सुबह बिना प्याज के होती नहीं। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि वो प्याज खाना कम कर दे। इसने पूरे घर को प्याज मंडी बना रखा है। वो तो तुम्हारे घर में प्याज की छिलकी और प्याज की महक से ही मुझे पता चल रहा है। लगता है अब तुम्हारी बहू पर मुझे प्याज का जादू करना होगा ताकि वो प्याज खाना बंद कर दे। इतना बोलकर बाबा जैसे ही पूजा करने के लिए बैठते हैं, वैसे ही नेहा बाबा के लिए प्याज की एक नई रेसिपी बनाकर ले आती है। बाबा भी नेहा के सामने हार मान लेते हैं और उसकी बनाई हुई रेसिपी खूब मज़े लेकर खाते हैं। बाबा, आप तो यहाँ मेरी बहू के ऊपर से प्याज का भूत उतारने के लिए आए थे और खुद उसके हाथों का बना हुआ खाना खा रहे। क्या आपने भी उसके सामने हार मान ली? बेटा, तुम्हारी बहू के ऊपर प्याज का भूत नहीं, बल्कि तुम्हारी बहू के हाथ में प्याज की रेसिपी बसी है। मैं तो इसे प्याज खाने से नहीं रोक सकता। तुम्हें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। अब तारा इस बारे में अपने बेटे से बात करती है। इसके बाद अरुण नेहा के लिए ऑफिस में बात कर लेता है।
जिस वजह से नेहा ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ऑफिस जाने के बाद नेहा को इतना समय ही नहीं मिल पाता कि वो प्याज खा सके या घर में ला सके। अब घर में तारा के हिसाब से खाने में प्याज डाला जाता और इस तरह तारा और अरुण को नेहा की बचकानी हरकतों से छुटकारा मिल जाता है। बहू के भगवान। सुनीता जी की बहू श्यामा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी कोई त्योहार या व्रत होता तो वो जरूर किया करती। वैसे तो सुनीता जी को भी पूजा पाठ करना अच्छा लगता था, लेकिन श्यामा की भक्ति देखकर वो कभी कभी हैरान रह जाती थी। मम्मी जी, आपको पता है जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, मैंने तो सारी तैयारियां करनी है। हाँ बहू, मुझे अच्छी तरह पता है। तुम्हें तो वैसे भी पूजा पाठ और व्रत करने का बहुत शौक है। जरा मुझे भी तो बताओ, क्या तैयारियां की है तुमने? मम्मी जी, हम अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी झांकी लगाएंगे और मैं तो व्रत भी करूंगी। रात के 12 बजे खाना खाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करना, लेकिन इतना भूखा रहने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ खा लेना, कहीं तुम्हारी तबीयत बिगड़ ना जाए। नहीं मम्मी जी, मैं तो 12 बजे से पहले कुछ नहीं खाने वाली। और आप व्रत नहीं करेंगी? अरे बहू, तुम्हें तो पता है डायबिटीज होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे भूखा रहने से मना किया है, इसलिए अब मैं कोई व्रत नहीं करती। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैं तो यही कहूंगी, भगवान का व्रत रखने से कभी कोई परेशानी नहीं होती। ये तो डॉक्टर लोग कुछ भी कहते रहते हैं। श्यामा सुबह से ही त्योहार की तैयारियों में जुट जाती है और बिना कुछ खाए पिए सारा दिन घर की साफ सफाई और भगवान का भोग बनाने में बिता देती है। रात के 10 बजे। पता नहीं क्यों मुझे बड़े जोर से चक्कर आ रहे हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? लगता है आज तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए चक्कर आ रहा है। अरे पता नहीं, बिना कुछ खाए पिए बहू इतने व्रत क्यों करती है? मैंने कहा भी कि थोड़ा कुछ खा ले। नहीं नहीं मम्मी जी, अगर मैं कुछ खा लेती तो मेरा व्रत टूट जाता। उससे क्या फर्क पड़ता है श्यामा? और तुम्हें क्या लगता है हमारे भूखे रहने से भगवान खुश हो जाते हैं? और नहीं तो क्या, अगर भूखे रहकर भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो हमारी सारी प्रार्थना सुनते हैं। अच्छा बहू, अगर ऐसी बात है तो जरा हमें भी बताओ, क्या मांगा है तुमने भगवान से? मैं तो भगवान से बस हमेशा अपने पति की नौकरी में तरक्की की प्रार्थना करती हूँ। वैसे भी इनकी प्रमोशन का वक्त पास आ रहा है, तो मैंने भगवान के सामने यही अर्जी लगाई है। अरे श्यामा, अगर तुम्हारे कहने से प्रमोशन होता तो फिर बात ही क्या थी? देखो, तुम्हें इस तरह भूखा नहीं रहना चाहिए, कुछ तो खा लेना चाहिए था। लेकिन श्यामा किसी की बात नहीं सुनती और रात के 12 बजे तक बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती है। रात को जब श्यामा गहरी नींद में सोई हुई थी तो उसे सपना आया। सपने में उसने देखा कि साक्षात भगवान कृष्ण उससे मिलने के लिए आए हैं। श्यामा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मेरे पति का इस बार प्रमोशन हो जाए बस, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ठीक है श्यामा, जैसा तुम सोचती हो वैसा ही होगा। श्यामा जब सुबह सोकर उठती है तो खुश होती है और बताती है कि आज ही सुनते हो, रात को मुझे सपना आया था। बहू, कैसा सपना आया था? बहुत खुश लग रही हो। सपने में क्या भगवान आ गए? हाँ मम्मी जी, आपको क्या पता, मेरे सपने में भगवान ही आए थे। अरे तुम्हारी चेहरे की खुशी देखकर तो यही लग रहा था। अब देखना, कुछ ही दिनों में आपका प्रमोशन हो जाएगा, मैंने कहा था ना आपसे। फिर वही बात। अरे ये नौकरी है, कंपनी वाले तुम्हारे व्रत करने से प्रमोशन नहीं करते श्यामा, समझने की कोशिश तो करो। कई दिन निकल जाते हैं, ऑफिस में प्रमोशन का वक्त भी निकल गया, लेकिन श्यामा के पति का प्रमोशन नहीं हुआ। ये बात जानकर श्यामा को बड़ा दुख लगा। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना, भगवान में भक्ति रखना बहुत अच्छी बात होती है, इससे हमारे मन को शांति मिलती है। लेकिन श्यामा, जरूरी नहीं कि हम जो भी मांगे वो सब पूरा हो जाए। लेकिन भगवान ने खुद मुझसे सपने में आकर कहा था, लगता है मेरे व्रत में कोई कमी रह गई। आप चिंता मत करिए, मैं और ज्यादा व्रत किया करूंगी, देखना उसके बाद हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अरे बहू, अगर तुम इस तरह व्रत करती रहोगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। वैसे भी कुछ दिनों से काफी कमजोर लग रही हो। देखो, माँ ठीक कह रही है, तुम्हें अपने शरीर को इस तरह इतना कष्ट नहीं देना चाहिए श्यामा। अरे इतना ज्यादा व्रत करना भी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है।
आप चाहे कुछ भी कहे, जब तक आपका प्रमोशन नहीं हो जाता मैं भगवान का व्रत करती रहूंगी। और देखना, एक दिन मेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। श्यामा सप्ताह में 2 से 3 दिन व्रत रखने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो कमजोर होने लगी थी। लेकिन उसके व्रत रखने से उसके पति का प्रमोशन नहीं होता। कुछ दिनों के बाद श्यामा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मेरी पत्नी की तबीयत अचानक इस तरह खराब कैसे हो गई? देखिए, आपकी पत्नी बहुत कमजोर लग रही है। ऐसा लगता है जैसे ठीक से कुछ खाती पीती नहीं है। डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मेरी बहू सारा दिन व्रत करती है, पूरा पूरा दिन भूखी रहती है। हाँ डॉक्टर साहब, श्यामा सप्ताह में 3 दिन व्रत रखती है और इसी की वजह से शायद उसको कमजोरी आ गई है। आप लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए था, उन्हें इस तरह भूखे रहने से रोकना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब आप ही मेरी बहू को कुछ समझाइए, हमारी बात तो सुनती ही नहीं। डॉक्टर श्यामा के पास जाते हैं। देखिए श्यामा जी, लगातार भूखे रहने की वजह से आपको कमजोरी हो गई है। मेरा आपको यही सजेशन है कि आप ठीक से खाना खाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो भगवान के लिए व्रत रखती हूँ, और भला भगवान का व्रत रखने से किसी की तबीयत खराब थोड़ी ना होती है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। भगवान में भरोसा रखना अच्छी बात है। हम डॉक्टर लोग भी मरीज का इलाज करने से पहले भगवान को जरूर याद करते हैं, लेकिन इस तरह भूखे रहकर अपने आप को बीमार करना बिल्कुल ठीक बात नहीं। और अगले 2 महीने तक आपको किसी भी तरह का कोई भी व्रत नहीं करना है। रोज अच्छे से खाना खाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 2 महीने कोई व्रत नहीं रखूंगी। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद श्यामा अपने घर लौट आती है और डॉक्टर के कहे अनुसार अगले 2-3 महीने तक कोई व्रत नहीं करती। एक दिन जब श्यामा का पति ऑफिस से लौट कर आता है। अरे सुनती हो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ बेटा, बहुत खुश लग रहे हो, लगता है कोई बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो। हाँ माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ गई है। अरे वाह वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुना दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से तो मैंने आपके लिए कोई व्रत भी नहीं किया, भगवान से कोई प्रार्थना भी नहीं कर पाई। डॉक्टर के कहने की वजह से सारा दिन मुझे खाना खाना पड़ता है, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? देखो श्यामा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, भगवान से प्रार्थना करना अलग बात होती है। और अब तो तुम खुद समझ गई ना कि पिछले 3 महीने से तुमने कोई व्रत नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा प्रमोशन हो गया। अब तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारे भूखे रहने से मेरे प्रमोशन का कोई लेना देना नहीं है।